जय हिंद साथियों, तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जय ओझा लेकर के आया हूं आपके लिए करंट अफेयर का एक ताबड़तोड़ तड़कता भड़कता क्लास, जहां हम बात करेंगे केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज की, वो भी एमसीक्यूज फॉर्म में, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके के सवाल आप फेस करने वाले हो एग्जाम्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले देखेंगे एक खूबसूरत विचार। बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, गाड़ी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कितनी ही महंगी क्यों ना हो, वो आपको ज्यादा से ज्यादा 100-150 मीटर का ही रास्ता दिखा सकती है। हाँ, अगला 100-150 मीटर आप बढ़ोगे तो उसके अगला 100-150 मीटर आपको दिखाई देगा, फिर उसके और एक टाइम पे ऐसा आएगा जब आपकी गाड़ी आपकी मंजिल तक पहुंच चुकी होगी। लगातार मंजिल पे अगर गाड़ी जंप मारने की कोशिश करेगी तो नहीं होगा। फासला कितना ही बड़ा क्यों ना हो, शुरुआत एक कदम से ही होती है। तो आप एक एक कदम लेते रहिए, रुकिए मत, हारिए मत, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आपका एमसीक्यूज क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि आप लोगों को ना देखते ही पढ़ना है और आंसर देने की कोशिश करनी है कि आपको आंसर आता है कि नहीं आता। हो सकता है कि आपको आंसर आता हो, है ना, आप आंसर दीजिए, और बाकी मैं तो हूं यहां पे समझाने के लिए आप लोगों को। देखिए सबसे पहला सवाल क्या आता है, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक संवेदनशील शासन को मजबूत करने हेतु जनवरी 2026 में किस भारतीय राज्य ने यूनाइटेड नेशन वुमेन के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी विच इंडियन स्टेट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद यूनाइटेड नेशन वुमेन इन जनवरी 2026 टू स्ट्रेंथन वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस। अभी देखिए, यूनाइटेड नेशन वुमेन ये क्या है, पहले तो आप ये देख लीजिए, ठीक है। यूनाइटेड नेशन वुमेन, यूनाइटेड नेशन की वो हिस्सा है, यूनाइटेड नेशन का वो पार्ट है जो कि वुमेन के लिए काम करता है। यानी कि पहले वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहा है। एक एक चीज याद रखिएगा आप लोग, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करेगा। उसके बाद आप देखोगे, ठीक है, फीमेल एजुकेशन के लिए काम करेगा, फीमेल एजुकेशन के लिए काम करता है पूरी दुनिया में। फिर आप देखोगे यहां पे फीमेल स्टार्टअप्स के लिए काम करता है, फीमेल स्टार्टअप्स के लिए काम करता है। यानी कि ये देखता है कि महिलाएं कितनी ज्यादा कमजोर हैं अलग अलग देशों में, महिलाओं की दशा क्या है अलग अलग देशों में, और उन देशों में महिलाओं की दशा को सुधारने की कोशिश करता है। काम क्या है इसका, नाम क्या है इसका, यूनाइटेड नेशन वुमेन। क्लियर बच्चों, यूनाइटेड नेशन वुमेन। तो इसी यूनाइटेड नेशन वुमेन ने अभी क्या किया है, अभी तमिलनाडु के साथ बच्चों क्या किया है, तमिलनाडु के साथ अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। अब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो एग्रीमेंट होता है जो दो लोगों की पार्टनरशिप के लिए होता है। मैं और आप अगर साथ में काम करना चाहेंगे तो हम लोग जो डॉक्यूमेंट साइन करेंगे उसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो दोनों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। और इसका लक्ष्य क्या है बच्चों? तो इसका लक्ष्य है वुमेन एम्पावरमेंट। क्या? वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि महिला सशक्तिकरण। क्लियर पॉइंट यहां पे याद रखना। और दूसरा इसका लक्ष्य क्या है, याद रखना, जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस। इसका मतलब क्या है बताते हैं, जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस। ठीक है बच्चों, गवर्नेंस इसका मतलब यह है कि जब भी सरकार कोई नियम कानून बनाए तो दोनों जेंडर को, मेल को और फीमेल को प्राथमिकता दे, दोनों को बराबर बराबर यहां पे रखे जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है। तो ऐसा नहीं कि फीमेल को इग्नोर करे और मेल को बहुत ज्यादा यहां पे प्राथमिकता दी जाए। तो ये दो टारगेट रखे गए हैं, वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस। क्लियर बच्चों यहां तक? अब इन्हीं के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। अब जो यूनाइटेड नेशन वुमेन है, ये यूनाइटेड नेशन का अंग है, इसलिए इसमें 193 देश काम करते हैं। कितने? 193 कंट्रीज इसमें इसकी मेंबर है। याद रखिएगा कितनी? 193 कंट्रीज यूनाइटेड नेशन की मेंबर हैं। इसलिए यूनाइटेड नेशन मेंबर इस 193 कंट्रीज के जितने भी वुमेन हैं उन सबके हालात से वाकिफ है।
कोई कंट्री बहुत अच्छा कर रहा है वुमेन की हेल्थ को सुधारने में, कोई कंट्री बहुत अच्छा कर रहा है वुमेन एजुकेशन में, कोई कंट्री बहुत अच्छा कर रहा है जेंडर गैप को मिटाने में, कोई कंट्री बहुत अच्छा कर रहा है फीमेल के स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहा है। वही कोई कंट्री मिडिल ईस्ट वाली ऐसी भी है जो बुर्खा से बाहर नहीं निकलने दे रही है। वही कई कंट्री ऐसी है जहां पे फीमेल की एजुकेशन तो छोड़ो, उनको जीने तक का अधिकार नहीं है। तो हर तरीके की एक्सपीरियंस यूनाइटेड नेशन वुमेन के पास है। तो ये यूनाइटेड नेशन वुमेन क्या करेगा, अच्छी अच्छी एक्सपीरियंसेस को किसके साथ शेयर करेगा, अब तमिलनाडु के साथ शेयर करेगा, तमिलनाडु के साथ शेयर करेगा और तमिलनाडु को बताएगा किसमें, वुमेन एम्पावरमेंट में, कि सर जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करोगे ना तो आप यूनाइटेड किंगडम का एग्जांपल लेके इस तरीके से काम कर सकते हो, आप जर्मनी का एग्जांपल लेके इस तरीके से काम कर सकते हो। यानी कि नीतियां कैसे बनाई जाती हैं ये बताएगा कौन, अभी तमिलनाडु को कौन, यूनाइटेड नेशन वुमेन बताएगा। क्लियर बच्चे, यहां पे याद रखना। और ये जो एग्रीमेंट साइन किया है एम के स्टैलिन ने साइन किया है, एम के स्टैलिन ने साइन किया है। एम के स्टैलिन कौन है, तो सीएम ऑफ तमिलनाडु है। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो अभी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यूनाइटेड नेशन वुमेन के साथ तमिलनाडु का एक एग्रीमेंट किया गया है। अब तमिलनाडु बताया जाएगा अलग अलग चीजों के लिए गाइड किया जाएगा, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे चलाए जाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं का कैसे चलाया जाता है और उसको कैसे प्रमोट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन वुमेन बताएगा तमिलनाडु को। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, जो स्वयं सहायता समूह जिसको हम लोग कहते हैं, कि महिलाएं ग्रुप बना के कुछ कुछ पैसे इकट्ठे करके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देती हैं। ये बहुत पहले से चला आ रहा है, आज की डेट में तो इसको मान्यता भी प्राप्त हो चुकी है हमारे आरबीआई के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे चलाते हैं, फीमेल एम्पावरमेंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, यहां पे फीमेल सेंट्रिक या फिर फीमेल सेंट्रिक पॉलिसीज कैसे बनाई जाती है, यानी कि वो पॉलिसीज वो नीतियां जिससे कि हमारे देश में महिलाओं की दशा सुधरेगी। याद रखेगा। तो ये एक एग्रीमेंट साइन किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा और यूनाइटेड नेशन वुमेन के द्वारा, दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं आपसे, देखिए पहला तो सवाल यही पूछा जा सकता है किस राज्य के साथ किया गया है, तो तमिलनाडु के साथ पहला सवाल। दूसरा, किस किस के बीच में किया गया है, तो यूनाइटेड नेशन वुमेन और तमिलनाडु। तीसरा ये पूछा जा सकता है कि किसने सिग्नेचर किया है इस एग्रीमेंट पे, तो एम के स्टालिन सीएम जो है उन्होंने किया है। तो अगला पूछा जा सकता है इसका क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया है, तो महिला सशक्तिकरण या फिर आप देखोगे रिस्पॉन्सिव जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस के लिए किया गया है। इससे तमिलनाडु में अब महिलाओं की दशा सुधरेगी, महिलाओं के हालात में बहुत अच्छा एक इजाफा होगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अगला जो सवाल आता है क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB इन जनवरी 2026 रिप्लेसिंग डॉक्टर DK शुक्ला। अभी देखिए यहां पे किसको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन के रूप में, और कौन सा चेयरमैन, AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन के रूप में। तो सबसे पहले AERB क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना AERB का मतलब क्या होता है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ठीक है बच्चों, याद रखना क्या नाम है इसका, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। क्लियर है यहाँ पे, याद रखना। अब ये क्या क्या करता है, काम क्या करता है, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि आरबीआई पूरी बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, जैसे कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी पूरा सिक्योरिटी मार्केट को, शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। जिस तरीके से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत में पूरे हाईवेज और रोडवेज को कंट्रोल करता है, जिस तरीके से IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत में पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है, उसी तरीके से एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है हमारे भारत में एटॉमिक एनर्जी सेक्टर को रेगुलेट करता है। इसका मतलब क्या है, अगर किसी कंपनी को लाइसेंस देना है, तो AERB देगी एटॉमिक सेक्टर में बिजनेस करने के लिए। उसके बाद ये ध्यान रखेगी कि क्या सेफ्टी मेजर्स अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि
एनर्जी बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी बहुत खतरनाक होता है, अगर रेडिएशन लीक हो गई तो याद रखना डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट तबाह हो जाएंगे, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। तो सेफ्टी मेजर्स का लाइसेंस देता है, ये देखेगा कि ये कंपनी सेफ्टी मेजर्स रख रही है कि नहीं रख रही है, इस कंपनी के जो चेयरमैन सीईओ सब है एक्सपर्ट है कि नहीं है, ये सब कुछ ध्यान में रख के क्या देगा, लाइसेंस देगा। यानी कि रेगुलेटरी बोर्ड बॉडी है, नियम कानून बनाएगा, रूल रेगुलेशन बनाएगा एटॉमिक क्षेत्र में। क्लियर है बच्चों, यहां तक याद रखिएगा। तो ये इसका काम है। इसको कब बनाया गया था, तो बच्चों 1983 में इसका गठन किया गया था। अभी आप देखोगे कि इसके चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, यही आपका सवाल है। तो एमसीक्यूज आप देखो, जो आपको ऑप्शन है डॉक्टर डी के शुक्ला, आर के सिन्हा, ए के बाला सुब्रमण्यम और एम के बंदोपाध्याय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका सी, ए के बाला सुब्रमण्यम। क्या नाम है इनका, ए के बाला सुब्रमण्यम, ठीक है बच्चों, बाला सुब्रमण्यम, बाला सुब्रमण्यम, ठीक है बच्चों, मण्यम, याद रखना बाला सुब्रमण्यम इनका नाम रहेगा। उसके बाद जब भी अपॉइंटमेंट की बात आती है बच्चों, याद रख लेना, जब भी अपॉइंटमेंट की बात आती है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट, इन्होंने किसको रिप्लेस किया, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इन्होंने किसको रिप्लेस किया, तो डॉक्टर डी के शुक्ला को, ठीक है, किसको, डॉक्टर डी के शुक्ला को इन्होंने क्या किया है, रिप्लेस किया है, ठीक है, याद रख लेना। अब ये इतनी बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट सर करता कौन है, ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। तो इतनी बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट बच्चों करने वाले हमारे एक अपॉइंटमेंट कमिटी बनाई गई है, ठीक है। तो याद रखना अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ, क्या नाम है इसका, अपॉइंटमेंट 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 कमिटी, ठीक है बच्चों, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट जो है, जिसको 1950 में बनाया गया था, वो अपॉइंटमेंट करेगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है और वो अपॉइंटमेंट यहां पे करेगी। इसका काम ही क्या है, अपॉइंटमेंट्स करना। जैसे कि पब्लिक सेक्टर कंपनी हो गया, बेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, इस तरीके की बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, या फिर जो बैंकिंग सेक्टर में जो चेयरमैन सीईओ हैं, उन सबका अपॉइंटमेंट कौन करता है, यही करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। इसका चेयरमैन कौन होता है, इसका चेयरमैन कौन होता है, तो प्रधानमंत्री हमारे चेयरमैन है। इस हिसाब से नरेंद्र मोदी, इस हिसाब से नरेंद्र मोदी क्या है, चेयरमैन है। तो अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखा जाए तो यहां पे ए के बाला सुब्रमण्यम को किसने अपॉइंट किया है, तो नरेंद्र मोदी ने अपॉइंट करवाया है। क्लियर बच्चों, यहां पे याद रखिएगा। तो आपका पूरा सवाल डॉक्टर डी के शुक्ला के स्थान पर जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी एईआरबी, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ए के बाला सुब्रमण्यम को चुना गया है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, आपको ये एक एक पॉइंट याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं, विच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 9th जनवरी। 9 जनवरी है आज, 9 जनवरी है ना बच्चों। तो 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, आपको बताना है। अर्थ रोटेशन डे, प्रवासी भारतीय दिवस, डीआरडीओ फाउंडेशन डे, नेशनल यूथ डे। करेक्ट आंसर इज बच्चों प्रवासी भारतीय दिवस। हर साल ठीक है, हम लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है बच्चों, प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट क्यों किया जाता है और 9 जनवरी को ही क्यों किया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी 21 साल बाद कहां लौटे थे, भारत लौटे थे। और कहां से, तो साउथ अफ्रीका से। ठीक है बच्चों, तो प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग मनाते हैं 9 जनवरी को, क्योंकि 21 साल बाद उस दिन गांधी जी लौटे थे। अब हम क्यों मनाते हैं, हम उन लोगों को सम्मान देते हैं जो कि विदेशों में तो रहते हैं लेकिन जिनके सीने में भारतीय दिल धड़कता है। वो लोग विदेशों में तो रहते हैं लेकिन पैसा हमारे भारत में भेजते हैं। देखिए आमतौर पे कई बार मैंने सुना है कि अरे वो पढ़ाई लिखाई भारत में किया और जाके विदेशों में बस गया, वो तो गद्दार है, वो देश के लिए क्या ही किया है। ना बच्चों, जो भी इंसान बाहर रह रहा है वो अपने माँ बाप को, भाई बहन को पैसे भेज रहा है ना, तो आप देखो भारत की इकोनॉमी में क्या आ रहा है, फॉरेस्ट
फॉरेक्स आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा आ रही है, विदेशी पैसा भारत में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे बिस्किट खरीदा या आपने मुझसे बिस्किट खरीदा, तो ये क्या हो रहा है, देश के अंदर ही तो ये तो वही वाली बात हो गई कि पापा ने 100 रुपए मुझे दे दिए और मैंने पापा को 100 रुपए दे दिए, तो परिवार में कितना पैसा है, बिल्कुल भी नहीं है, 100 रुपए उन्होंने दिए, 100 रुपए। लेकिन अगर यही कोई दूसरे परिवार से पैसा आता तो पैसा हमारे परिवार में बढ़ जाता। इसका मतलब यह है कि अगर विदेशों से पैसा आता है तो हमारी अर्थव्यवस्था में पैसा बढ़ जाता है और हमारी खरीदने की कैपेबिलिटी, डेवलपमेंट करने की कैपेबिलिटी और जो इनोवेशन, रिसर्च करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। तो उन लोगों का योगदान हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है, याद रखिएगा आप लोग। तो इसीलिए हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस जो आज के डेट में भी एनआरआई है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एनआरआई डे के रूप में भी जानते हैं इंग्लिश में, एनआरआई डे के रूप में भी जानते हैं हम लोग इंग्लिश में, याद रखना, ठीक है। और ये पहली बार मनाया गया था 2003 में मनाया गया था। 2003 से 2013 तक इसको हर साल मनाया जाता था, हर साल मनाया जाता था, ठीक है, याद रखना, हर साल मनाया जाता था। लेकिन उसके बाद सरकार ने एक फैसला लिया कि यार इसे हर साल नहीं मनाएंगे, क्योंकि गांधी जी की बात हो रही है और गांधी जी के लिए बहुत ज्यादा हमको तैयारी करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम 2 साल में इसको मनाएंगे। तो 2013 के बाद हर साल, हर 2 साल पे हम लोग, हर 2 साल पर हम लोग इसको मनाते हैं, याद रखना, क्या, हर 2 साल पर मनाते हैं। उसके बाद आप यहां पे क्या देखोगे कि 2 साल पे मनाते हैं तो 2026 में नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि 2000 जो 25 वाला था ना, 2025 वाला था 18वां प्रवासी भारतीय दिवस था, प्रवासी भारतीय दिवस था, याद रखना, पीबीडी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, 18वां था। और 2027 में कौन सा वाला आएगा, तो 19वां पीबीडी आएगा, प्रवासी भारतीय दिवस आएगा। कौन से नंबर का, तो 19वां आएगा, याद रखना, 19वां आएगा, ये बात आपको याद रखना, 19th वाला आएगा, क्लियर पॉइंट, याद रखना। और चलो 2023 वाला भी देख लो, 2023 वाला, ठीक है, वो इंदौर में मनाया गया था, वो इंदौर में मनाया गया था। तो ये हर एक 2-2 साल बाद आप देखोगे, 23 के बाद 25, 25 के बाद 27। अच्छा, ये जो 18वां वाला था, 18वां वाला जो था, ये कहां पे मनाया गया था, तो याद रखना, उड़ीसा में मनाया गया था, और उड़ीसा के भुवनेश्वर में मनाया गया था, ठीक है, याद रखना। तो सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए है बच्चों, जो कि जुड़ी है इस न्यूज से, प्रवासी भारतीय दिवस से। चलिए अब एक और बात हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो बाकी ऑप्शन है इसमें भी हम लोग थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। अर्थ रोटेशन डे, अर्थ रोटेशन डे हम लोग कब मनाते हैं, याद रखिएगा, 8 जनवरी को हर साल, 8 जनवरी को हर साल मनाते हैं अर्थ रोटेशन डे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे डीआरडीओ फाउंडेशन डे कब मनाते हैं, ठीक है, डीआरडीओ फाउंडेशन डे हम लोग हर साल 1 जनवरी को मनाते हैं, हर साल हम लोग 1 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। और 1 जनवरी को किस सेलिब्रेट करते हैं, तो 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। नेशनल यूथ डे हम लोग कब मनाते हैं, तो 12 जनवरी को हर साल क्या मनाते हैं हम लोग, विश्व विश्व युवा दिवस, विश्व युवा, ठीक है बच्चों, युवा दिवस हम लोग मनाते हैं, दिवस हम लोग मनाते हैं, याद रखना, ठीक है। और किसका जन्म दिवस होता है उस दिन, तो स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस होता है उस दिन, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है, याद रखना, ठीक है, जन्म दिवस होता है, ठीक है बच्चों। ये सारी की सारी बातें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो आप लोग नोट्स जरूर बनाना, टाइम एंड अगेन हम टेलिंग बच्चों। और जो भी बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत चुन चुन के लेकर आई जाती है और एग्जाम ओरिएंटेड है। आप थोड़ी देर में देखो बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे एक भी बेकार की बात हम नहीं करते हैं। और ये सेशन तैयार करने में बहुत मेहनत लगता है आप लोगों के लिए, क्योंकि करंट अफेयर तो सभी के लिए नया है, तो जितनी मेहनत आपको लगेगी उससे ज्यादा हमको लगेगी, क्योंकि आपको तो मैं यहाँ पे 1 घंटा 40-45 मिनट में पूरा परोस दूंगा, लेकिन 40-45 मिनट के सेशन के लिए ना मेरे 6 से 7 घंटे लगे हैं। तो थोड़ा हमारी मेहनत को आप समझें और
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा, यूजफुल है कि नहीं है, और अपने 4-5 दोस्तों को जरूर शेयर करें। दोस्तों ये धीरे धीरे कारवां बढ़ता चला जाएगा और बहुत जल्दी मैं लाइव सेशन भी शुरू कर दूंगा। मंडे से लाइव सेशन आना शुरू हो जाएगा। जितने ज्यादा लोग जुटेंगे लाइव में उतना ही ज्यादा आप लोग सवाल जवाब करोगे, और जितना ज्यादा सवाल जवाब होगा उतना ही ज्यादा मजा आने वाला है ना बच्चों। चलिए, तो करेक्ट आंसर आपका प्रवासी भारतीय दिवस हो जाएगा। अगला, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। ठीक है बच्चों, एक किताब है जिसका नाम क्या है, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। एक किताब है जिसका नाम है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, यानी कि वो इतिहास जिसे भारत में भुला दिया गया, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। ठीक है बच्चों, याद रखना क्या है किताब का नाम, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। अब नाम से ही समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है, वो इतिहास जिसे भारत ने भुला दिया है। डेफिनेटली मैं इस किताब के साथ सहमत हूं, क्योंकि ये जो किताब है ऐसे व्यक्तियों की कहानी, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी बताती है जिन्हें इतिहास में जितनी जगह मिलनी चाहिए थी उतनी जगह नहीं मिली है। हम बात कर लेते हैं प्रफुल्ल चाकी की। प्रफुल्ल चाकी जिन्होंने खुदीराम बोस के साथ पूरा मैजिस्ट्रेट पे गोली चला दी थी, बॉम्ब फोड़ दिया था मैजिस्ट्रेट पे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जतीन दास की। जतीन दास जो कि 64 दिन तक, भाई साहब 64 दिन तक भूख हड़ताल किए थे, और वही भूख हड़ताल किए किए वो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, हमारे देश के लिए बलिदान दे दिया। और भूख हड़ताल इसलिए थी क्योंकि हमारे जो क्रांतिकारी भाई थे जो जेल में बंद थे उनके साथ जानवरों जैसा सुलूक किया जा रहा था। आप देखिए ये, और अगला नाम आप देख लीजिए तो वीर कुंवर सिंह जी, जो बिहार के एक जगदीशपुर गांव से हैं और वहां के जमींदार थे। उन्होंने अंग्रेजों से एक भी युद्ध नहीं हारे, एक भी युद्ध नहीं हारा। उनकी युद्ध नीति इतनी कुशल थी। कहा जाता है कि जब वो गंगा नदी पार कर रहे थे अंग्रेजों से लड़ते हुए, तो उनके बाजू में गोली लग गई। ठीक है, उन्होंने बाजू काट डाली और गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कहां से लाओगे ये बलिदान, कहां से आएगा इतना बड़ा बलिदान, कहां से आएगा इतना बड़ा करेज, इतना बड़ा जज्बा। और हमारे इतिहास को भुला दिया गया है, हमारे ऐसे योद्धाओं को भूल गए हैं हमारे भारतवासी। मैं दावे के साथ आप लोगों को कह सकता हूं, आप कैप्टन मोहन सिंह को भूल चुके हैं। ये वही कैप्टन मोहन सिंह है जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। आज हमारे पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है कि आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नहीं की थी, सुभाष चंद्र बोस ने सिर्फ चार्ज लिया था। कैप्टन मोहन सिंह ने, रास बिहारी बोस ने, जिन्होंने अपना देश तक छोड़ दिया हमारे ही देश के लिए। लाला हरदयाल जी, जिनके बारे में बात नहीं की जाती है, बात करने की जरूरत है, इसीलिए किताब लिखी गई है। इसका नाम क्या है, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। इसमें उन सारे अनसंग हीरोज की कहानी लिखी गई है, उन सारे अनसंग हीरोज की कहानी लिखी गई है। स्टोरीज ऑफ अनसंग हीरोज, अनसंग हीरोज ऑफ कहां के हीरो, हीरोज ऑफ इंडिया, जिन्होंने भारत की आजादी में लड़ाई ली और अपने प्राणों तक का नहीं सोचा। उन सारे लोगों की कहानी, उन सारे क्रांतिकारियों की कहानी, उन सारे शहीदों की कहानी है ये किताब का जो विमोचन है, विमोचन याद रखना, लेखक अलग होता है। लेखक बोले तो राइटर यानी कि जो लिखता है, ऑथर है ना, जो लिखता है। विमोचन करने वाला वो इंसान जो कि न्यूज में बताता है कि हाँ ये किताब लिखी गई है, बहुत प्यारी किताब है ऐसी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट टाइम मैं बता रहा होता मीडिया को, तो मैं विमोचन कर रहा हूं, मैं लॉन्च कर रहा हूं, मैं रिलीज कर रहा हूं। तो ये शब्दों का ध्यान रखना, रिलीज करने वाला कौन है, विमोचन करने वाला कौन है, और लॉन्च करने वाला कौन है, ये। और राइटर अलग होता है, और विमोचन, रिलीज करने वाला और लॉन्च करने वाला एक ही चीज है ये। ठीक है, तो यहाँ पे रिलीज किसने किया है ये आपको बताना है बच्चों। ठीक है, रिलीज किसने किया है, तो रिलीज किया है प्रमोद सावंत ने। ठीक है बच्चों, प्रमोद सावंत ने रिलीज किया है। प्रमोद सावंत कौन है, प्रमोद सावंत तो सीएम है। कौन है, तो सीएम ऑफ गोवा है प्रमोद सावंत। ठीक है बच्चों, याद रखना, इन्होंने रिलीज किया है इस किताब को। ठीक है बच्चों, इन्होंने इस किताब को रिलीज किया है। अब आपका सवाल क्या था, राइटर है ना, किसके द्वारा लिखी गई है, प्रमोद सावंत, प्रेम प्रकाश और सुभाष चंद्र बोस एंड वितास्ता पब्लिशिंग। करेक्ट आंसर इज प्रेम प्रकाश, करेक्ट आंसर इज प्रेम प्रकाश। तो प्रेम प्रकाश जी ने लिखा है। ऑथर कौन है इस किताब के, ऑथर कौन है इस किताब
प्रेम प्रकाश जी क्या है, ऑथर है इस किताब के। अब कई बार किताब जब बड़ी अच्छी और फेमस हो जाती है तो उसके बारे में यह भी पूछ लिया जाता है कि ये किताब किस पब्लिशिंग हाउस ने पब्लिश किया है। तो विदास्ता, याद रखना, वितास्ता, ठीक है बच्चों, वितास्ता, वितास्ता पब्लिशिंग हाउस, वितास्ता पब्लिशिंग हाउस ने इसको पब्लिश किया है। ये बात आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सब कुछ याद रखने की जरूरत है। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखिएगा। तो सवाल आप लोगों से क्या क्या पूछा जा सकता है, किसने रिलीज किया, तो प्रमोद सावंत ने रिलीज किया। ऑथर कौन है, तो प्रेम प्रकाश जी ऑथर है। पब्लिशर कौन है, पब्लिशिंग हाउस कौन है, तो वितास्ता पब्लिशिंग हाउस है। और कहां पे इसको रिलीज किया गया, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद रखना। तो है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोवा अभी कुछ टाइम पहले, 3-4 दिन पहले भी न्यूज में था, और उस बात के लिए आज भी न्यूज में ही है। गोवा के पास दो डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, एक गोवा का नॉर्थ गोवा था, ठीक है, एक गोवा का नॉर्थ नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट था, और एक का साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है, दो ही थे डिस्ट्रिक्ट। और अभी गोवा को जो थर्ड डिस्ट्रिक्ट डिसाइड किया गया है वो है कुशावती। क्या है, कुशावती, कुशावती डिस्ट्रिक्ट गोवा का तीसरा डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है। तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बच्चों, आप लोग नोट करते हुए साथ में चलें, साथ में चलें, ठीक है बच्चों, चलिए। अच्छा, एक और आप लोगों को इंफॉर्मेशन देनी थी, ठीक है। मैं एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम होगा सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए, और मंडे से मैं शुरू करने जा रहा हूं, आने वाला जो मंडे है, ठीक है बच्चों। और इस प्रोग्राम में ये सारे के सारे लेक्चर्स आप लोग देखिए, आप लोग नोट्स बनाइए, और मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे एक स्टोरी डाली है, और या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके, और मैं आपको अपने टीम का व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर पे सारे के सारे अपने नोट्स को पिक इमेज क्लिक करो और हमें शेयर करो। मैं पर्सनली आपके सारे के सारे नोट्स को देखूंगा, समझूंगा, और फिर मैं पर्सनली आप लोगों से कॉल पे बात करूंगा। नंबर आपको मेरा मिल जाएगा, कॉल पे बात करूंगा आपको गाइड करने के लिए। हाँ, मैं हमेशा अवेलेबल नहीं रह सकता, ठीक है, हाँ, बट जब भी आपका कॉल मैं देखूंगा और मैं फ्री रहूंगा, आपको कॉल बैक डेफिनेटली करूंगा, आपको गाइड करने के लिए। बहुत सारा ऐसे प्लानिंग के साथ चलेंगे। डेली आपको मैं टास्क दूंगा, आपको डेली टास्क पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद मैं रोज के रोज आप लोगों के टास्क को देखूंगा कि आपने पूरा किया है कि नहीं किया, और हर संडे को हम सब डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे पूरे हफ्ते की न्यूज का, याद रखिएगा। और ये सामने बैठ के पर्सनली मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, डिबेट करूंगा, याद रखिएगा। यानी कि अगर आप लोग तैयारी टाइम्स के साथ जुड़ते हो दिल से, मैंने जब पोस्ट डाली थी तो मैंने लिखा था ओनली सीरियस स्टूडेंट्स चाहिए मुझे। जो पागल हैं, जुनूनी हैं, उनको चाहिए तो चाहिए नौकरी, यार, बात खत्म। क्या सर, 6 घंटे से खाना नहीं खाया, कोई बात नहीं, मत खा। सर, 8 दिन हो गए, ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूं। अबे 10 दिन हो जाए, 18 महीने हो जाए, मेहनत करनी पड़ेगी। याद रख लेना, अगर स्वर्ग आपको चाहिए तो मरना भी आप ही को पड़ेगा। मेहनत करने को तैयार हो तो मुझे मैसेज कर देना, वरना आपकी जिंदगी है भाई साहब, मैं आप लोगों के लिए तैयार हूं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। इस तरीके का और भी बेहतरीन न्यूज मैं हर रोज लेकर के आऊंगा। चलिए, अगला जो न्यूज आता है, यूनाइटेड स्टेट्स साइन यूनाइटेड स्टेट्स साइन अ प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम टू विड्रॉ फ्रॉम हाउ मेनी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2025 से जब से आया है सत्ता में, तब से कुछ ना कुछ उथल पुथल मचा कर रखा हुआ है। कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, इंटरनेट पे तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप ही छाया हुआ है। और अभी जो वेनेजुएला पे अटैक किया इसने, ये अलग बात है। ये तो पूरा मतलब सब, पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी हिली पड़ी है। इसने सऊदी अरेबिया के साथ इसके पंगे चल रहे हैं। इसने इजराइल के साथ मिलकर के ईरान पे हमला कर दिया। मतलब यार, ये कुछ भी कर रहा है। अभी एक प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम साइन किया गया है ये डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में, ठीक है, क्या, प्रेसिडेंशियल, ठीक है बच्चों, प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम, प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम साइन किया गया है, याद रखना आप, ठीक है, प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम। अब ये कहा साइन किया गया है, व्हाइट हाउस में साइन किया गया है। व्हाइट हाउस, जैसे हमारा पार्लियामेंट है ना, उनका व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस में साइन किया गया है। और
कितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल चुका है यूएसए? तो 66। कितने? 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट ले लिया है। किसने? हमारे यूएसए ने। हमारे यूएसए ने यानी कि हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। कितने? 66 इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है बच्चों, याद रख लेना। अब ये बहुत बड़ी बात है, कोई न्यूज में हर एक वो खबर आ जाती है जो कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से निकलता है। ये बंदा सीधे 66 ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को बाहर फेंक दिया इस बंदे ने। आप देखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब इसमें आप देखोगे, आपका सवाल क्या है इस 66 में से कि यूनाइटेड नेशन स्टेट्स ने यानी अमेरिका ने साइन किया है जो प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम यानी जो एग्रीमेंट साइन किया है, उसमें से कितने नॉन यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल है, आपको यह बताना है। इसमें यूनाइटेड नेशन और नॉन यूनाइटेड नेशन, ठीक है, याद रखना। तो जो 46 है ना भाई, 66, इसमें से याद रखना जो 31 है, 31 जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, वो यूनाइटेड नेशंस की है। वो यूनाइटेड नेशंस की है, याद रखना आप लोग, यूनाइटेड नेशंस की 31 है भाई, 31 याद रखिए। और नॉन यूनाइटेड नेशन है, नॉन यूनाइटेड नेशन है वो कितना है? नॉन यूनाइटेड नेशन है वो आपका 35 है, और यही आपका करेक्ट आंसर है। अब थोड़ा लॉजिकली बात कर लेते हैं कि ये तो बंदा इलॉजिकली चलता है, ठीक है डोनाल्ड ट्रंप, हम लॉजिकली बात करते हैं। ये कहना क्या चाह रहा है? देखिए, ये वास्तव में क्या कह रहा है कि जो इस तरीके के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हैं। अमेरिका का पैसा वेस्ट हो रहा है इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, क्योंकि सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही हैं। इसने एक एग्जांपल दिया, जैसे कि हम लोग, इसने जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से वो एग्जिट लिया था कि मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा हूं, तो इसने क्या यहां पे पॉइंट दिया था कि देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? पूरी दुनिया में बीमारियों को रोकना, बीमारियों को संभालना। लेकिन जब कोविड 19 आया था, लेकिन जब कोविड 19 आया था, तो यहां पे कोविड 19 सभी को पता है कि चाइना की बदौलत आया था। सभी को पता है कि चाइना की तरफ से ही फैला था। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना को क्लेम क्यों नहीं किया? पूरी दुनिया ने चाइना को क्लेम क्यों नहीं किया? चाइना टारगेट होना चाहिए था अगर चाइना ने फैलाया है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसको फेवर कर रहा है? यहाँ पे चाइना को फेवर कर रहा है। अरे भैया, जिससे पूरी दुनिया परेशान हो गई, इकोनॉमी तबाह हो गई, अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसको? यहाँ पे चाइना को सपोर्ट कर रहा है, तभी तो कुछ सवाल नहीं पूछे गए ना। ये इसका कहने का मतलब है। अब ये बोलता है कि सर हम लोग क्या करते हैं, एक तो चलो ये पॉइंट हो गया कोविड 19 वाला। दूसरा ये तर्क क्या दे रहा है, हम लोग क्लाइमेट फंड इकट्ठा करते हैं। 2009 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, है ना। 2009 में एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। उस पेरिस एग्रीमेंट में एक फैसला लिया गया था कि जितने भी डेवलप्ड नेशंस होंगे, जितने भी डेवलप्ड नेशंस होंगे, यानी कि डेवलप्ड नेशंस का मतलब क्या होता है? जो विकसित देश होंगे, ठीक है बच्चों, जितने भी डेवलप्ड नेशंस यानी कि विकसित देश होंगे, वो कितना पैसा डोनेट करेंगे? कितना पैसा डोनेट करेंगे भाई साहब? कितना पैसा? तो $100 बिलियन, ठीक है। ये कितना पैसा डोनेट करेंगे? तो $100 बिलियन डोनेट करेंगे। और उस पैसे को हम लोग क्या बोलेंगे? उस पैसे को हम लोग बोलेंगे क्लाइमेट फंड। क्या बोलेंगे? क्लाइमेट फंड बोलेंगे, क्लाइमेट फंड। अब क्लाइमेट फंड क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जो पैसा है किस चीज में इस्तेमाल किया जाएगा? क्लाइमेट को सुधारने में। जिस तरीके से क्लाइमेट बदल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, कार्बन ही कार्बन हो रहा है, ये हमारे आने वाले समय में पृथ्वी के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो इसके लिए जो डेवलप्ड नेशन है, यानी कि जो विकसित देश हो चुके हैं, वो क्या करने वाले हैं? यहाँ पे ये $100 का फंड इकट्ठा करेंगे, जिसको हम क्लाइमेट फंड कहते हैं। और ये $100 बिलियन जो है, ये किसको दिया जाएगा? ये दिया जाएगा बच्चों डेवलपिंग नेशंस को। डेवलपिंग नेशंस को यानी कि उन सारे देशों को जो कि अभी डेवलप हो रहे हैं, या फिर विकासशील या फिर अविकसित, या तो डेवलप्ड हुए ही नहीं है, अंडर डेवलपमेंट में है, और या फिर डेवलपिंग नेशंस है, उनको दिए जाएंगे ये पैसे 100 बिलियन, ताकि ये सारे देश अपने देशों में पेड़ पौधे लगाएं, अपने देशों में कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए ऐसे तरकीबें अपना सकें। क्योंकि भाई ये तो अंडर डेवलपिंग है और अभी डेवलप होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये फैक्ट्रियां लगाएंगे ही लगाएंगे, ये इंडस्ट्री लगाएंगे ही लगाएंगे। अगर ये फैक्ट्री और इंडस्ट्री लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कार्बन बढ़ेगा ही। तो जो क्लाइमेट है,
क्लाइमेट है वो तो गर्म होगा ही, क्लाइमेट चेंज तो होगा ही, यहाँ पे याद रखिए। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा है, भाई ये जो $100 है ना, ये $100 बिलियन है ना, इन डेवलपिंग देशों को हम क्यों दें? भैया खुद का कमाओ, खुद का खर्चा करो, ठीक है, ये उसका लॉजिक है। तो ये एक तो ये लॉजिक हो गया। दूसरा ये क्या बोल रहा है कि सर हम लोग जब यूनाइटेड नेशन की जब भी बात करते हैं ना, यूनाइटेड नेशन में क्या होता है, जो डेवलप्ड नेशन होते हैं ना वो पैसा देते हैं डेवलपिंग नेशन के लिए, डोनेशन। तो यहाँ पे आप देखना 22% से लेकर के 24% अकेला यूनाइटेड नेशन देता है, और बाकी बचे हुए जो परसेंटेज है, जो कि आपका 75-76% है, वो सारे देश मिलकर के शेयर करते हैं। तो भाई मैं 22 से 24% पैसा क्यों दूं, अपने टैक्स पेयर्स का पैसा क्यों दूं, जब यूनाइटेड नेशन चाइना को फेवर कर रहा है, यूनाइटेड नेशन यूक्रेन का युद्ध नहीं रुकवा पा रहा है। भाई यूनाइटेड नेशन को चाहिए ना रशिया को बोले यूक्रेन का युद्ध रोको, और नहीं रोकता तो यूनाइटेड नेशन को प्रेशर डालना चाहिए। और अगर रशिया युद्ध नहीं रोक रहा है तो यूनाइटेड नेशन को रशिया को हटा दो उसके परमानेंट मेंबरशिप से, वोटिंग करवा लो। 193 देश हैं, वोटिंग में जो फैसला आएगा वो रशिया के साथ बिहेव करो। यूनाइटेड नेशन नहीं कर रहा है, यानी कि यूनाइटेड नेशन ये बहुत कमजोर हो गया है कि और सबको फेवर कर रहा है। 22 से 24% पैसा मैं दूं और आप फेवर किसको कर रहे हो, रशिया को, चाइना को, तो भैया मेरे से ना होगा, ए ना चल वो। तो इसने क्या बोल दिया कि भाई 66 ऑर्गेनाइजेशन से अब यूएसए जो है वो बाहर निकलेगा। क्लियर बच्चों यहाँ पे? अब यही इसका पूरा पूरा पॉइंट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे आपको बताना था। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रख लेना कि भारत से इसका क्या, भारत का भी कोई ऑर्गेनाइजेशन था क्या सर, भारत का ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जिससे बाहर निकला हो? तो बिल्कुल बच्चों, भारत ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, ठीक है, भारत ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसको बोलते हैं क्या, इंटरनेशनल 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 सोलर अलियांस, सोलर अलियांस बनाया था भारत ने। यानी कि इसमें वो सारे के सारे देश थे जो कि सनलाइट से बिजली बना रहे हैं, और जो देश नहीं बना पा रहे हैं उनको प्रमोट किया जाता है यहाँ पे। तो इंटरनेशनल सोलर अलियांस भारत ने ही बनाया था, ये बंदा इससे भी बाहर निकल गया है। तो भारत का अगर एंगल देखें तो इंटरनेशनल सोलर अलियांस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये कितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से निकले ये पूछा जा सकता है, कितने यूएन के थे, तो 31 यूएन के थे, और 35 नॉन यूनाइटेड नेशंस थे, ये पूछा जा सकता है। हाँ, जो इसकी वजह से न्यूज में आए हैं, जैसे कि 2009 का पेरिस एग्रीमेंट में कितना फंड था, क्लाइमेट फंड कितना डिसाइड किया गया था, तो $100 बिलियन किया गया था। अच्छा एक और बात, 2026 में एक और डिसाइड किया गया है, ये क्यों गुस्से में है, 2026 में डिसाइड किया गया था भाई $100 से काम नहीं चलेगा, $300 बिलियन इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है, और जरूरत कितनी है, 1.8 ट्रिलियन की जरूरत है। तो ये क्या हो रहा है, तुम्हारे 100 डॉलर में ही हालत खराब हो रही है। $300 $300 बिलियन कहां से इकट्ठा करोगे, वो भी आपको यूएसए ही चाहिए क्या, भैया मैं नहीं। इसीलिए यहाँ पे बहुत ही कम उसने इन्वेस्टमेंट डोनेशन दिया है, बहुत ही कम, और अब तो खैर बाहर ही निकल गया, अब तो और बिल्कुल भी यूएस सपोर्ट में नहीं खड़ा है, चाहे क्लाइमेट जाए चाहे कुछ भी जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो इंटरनेशनल लेवल पे मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए। चलिए, ऑन विच डे विल भैरव बटालियन एंड रुद्र ब्रिगेड बी पब्लिकली शोकेस्ड ड्यूरिंग इंडियाज आर्मी डे 2026? भारत के आर्मी डे 2026 के दौरान भैरव बटालियन और रुद्र ब्रिगेड को सार्वजनिक रूप से किस दिन प्रदर्शित किया जाएगा? देखिए, दो ऐसी इंडियन फोर्सेस से रिलेटेड टर्म है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, उसके बाद हम लोग खबरों पे आते हैं। यहां पे आप दो नाम देखेंगे, ठीक है, एक आप देखोगे भैरव बटालियन, एक आप देखोगे भैरव बटालियन, और दूसरा आप देखोगे रुद्र ब्रिगेड, दूसरा आप देखोगे रुद्र ब्रिगेड। पहले दोनों के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, बहुत सारे सैनिकों को मिलाकर के एक बटालियन बनती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक जो आपका 700 से लेकर के 1500 के बीच में एक सोल्जर्स हो सकते हैं, कितने सोल्जर्स हो सकते हैं याद रखना, और इन सारे सोल्जर्स को मिलाकर के क्या बनता है, एक बटालियन बनता है। क्या बनता है, एक बटालियन बनता है, ठीक है। इसी तरीके से जब बहुत सारे बटालियन हो जाते हैं, ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे जब बटालियन हो जाएंगे, ठीक है, तो बहुत सारे बटालियन को मिलाकर के क्या बनाया जाता है, यहाँ पे एक ब्रिगेड बनाया जाता है, ब्रिगेड बनाया जाता है बहुत सारे बटालियन को मिलाकर के। अब दो तीन बटालियन का नाम देख लेते हैं। बटालियन अलग अलग प्रकार के होते हैं।
जैसे कि एक हो गया इन्फेंट्री बटालियन। इन्फेंट्री बटालियन का मतलब क्या होता है? वो सैनिक जो पैदल चलते हैं, बंदूक लेके हाथ में, तब 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 चलते हैं, लड़ाई करते हैं। ठीक है, समझ में आया वो। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे मैक बटालियन का मतलब क्या होता है? जो मशीन्स वगैरह लेकर के चलते हैं, गन वगैरह गाड़ी पे लोड करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे, और बड़ी बड़ी मशीनें लेकर के जाते हैं। उसके बाद आप देखोगे इंजीनियर बटालियन क्या करते हैं? सेना के लिए पुल बनाने का काम करते हैं, सेना के लिए रास्ता बनाने का काम करते हैं, सेना के लिए जो अलग अलग एक मशीन मशीन खराब होगी तो उसको ठीक करने का काम करते हैं। उसके बाद बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आर्टिलरी हो गया, उसके बाद आप देखोगे आर्मर्ड हो गया, आर्मर्ड जो ये टैंक वगैरह चलाते हैं वो हो गया। तो अलग अलग बटालियन होती है हमारी फौज में। ठीक है, तो ये जैसे मान लो इन्फेंट्री पैदल सेना है, इन्फेंट्री बटालियन, तो इसमें 700 से 1500 सैनिक होंगे, मान लो 800 हो गए। ये आपका जो आपका इंजीनियर बटालियन है, जो कि सेना के लिए क्या बनाते हैं? रोड वगैरह बनाते हैं, या पुल वगैरह बनाते हैं, मशीनें ठीक करते हैं। ये हो गया आर्मर्ड, जो कि टैंक संभालता है। ये हो गया एयर डिफेंस। एयर डिफेंस कौन होते हैं? एयर डिफेंस जो कि हवा से आने वाली दुश्मनों को रोकते हैं। ये हो गया। अलग अलग बटालियन होते हैं, हर एक बटालियन में 700 से 1500 सैनिक होते हैं, और कई बटालियनों को, 6-7 बटालियनों को मिलाकर के एक ब्रिगेड बनता है। लेकिन समस्या क्या थी, समझिएगा इस बात को। ठीक है, यहां पे ये जो एक ब्रिगेड है ना, एक ब्रिगेड में एक ही प्रकार के बटालियन होती थी। जैसे कि ये ब्रिगेड है ना, जैसे कि एक ब्रिगेड है, इसमें एक ही प्रकार की, जैसे इन्फेंट्री है तो ये भी इन्फेंट्री, ये भी इन्फेंट्री, ये भी इन्फेंट्री। टाइप्स ऑफ बटालियन हो सकती है ज्यादा, कई टाइप के होते हैं, लेकिन एक ब्रिगेड में एक ही टाइप का आपको बटालियन दिखेगा। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए बीसीसीआई है ना, क्रिकेट को लीड करती है, तो बीसीसीआई में रणजी ट्रॉफी हो गया, या फिर T20 हो गया, वनडे हो गया, टेस्ट मैच हो गया, सब बीसीसीआई इंडिया में कलेक्ट करता है ना, है तो सब क्रिकेट से ही ना रिलेटेड। तो वैसे ही जितने भी बटालियन है ना, ये पैदल सेना, पैदल सेना, पैदल सेना, पैदल सेना, यानी कि एक ब्रिगेड में एक ही टाइप की बटालियन होती है। ठीक है बच्चों, अब जो ये रुद्र ब्रिगेड आ गया है, इसमें क्या किया गया है, ध्यान से सुनना। ठीक है, रुद्र ब्रिगेड, इसको हम लोग रुद्र ब्रिगेड को इंटीग्रेटेड ब्रिगेड भी कह रहे हैं। रुद्र इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड ब्रिगेड भी हम लोग कह रहे हैं, याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड ब्रिगेड भी कह रहे हैं। और ये इंटीग्रेटेड ब्रिगेड क्यों कहते हैं, इसको याद रखना। इसमें पहली बार किया गया है कि जो आपका इन्फेंट्री बटालियन हो गई, ये आपका इंजीनियर बटालियन हो गया, ये आपके पास एयर डिफेंस हो गया, ये आपके पास इंजीनियर हो गया, ये आपके पास आर्मर्ड हो गया, ये आपके पास आर्टिलरी हो गया, ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के बटालियन को मिला के रुद्र बनाया गया, और ये भारत में पहली बार हुआ है। पहले क्या होता था, पैदल सेना आगे आगे चल रही है, और अचानक से दुश्मन आगे अटैक हो रहा है, तो कॉल करके बोलना पड़ता था, हेलो अल्फा अल्फा, चार्ली चार्ली, जल्दी से टैंक भेजिए दुश्मन सामने। अब टैंक वैंक आने में, बैकअप आने में कितना समय लग जाएगा? 3 से 4 घंटे। याद रखिए, एयर डिफेंस, हवाई हमले हो रहे हैं, एयर डिफेंस की जरूरत है, जल्दी से एयर डिफेंस भेजिए, एयर डिफेंस यूनिट भेजिए। अब एयर डिफेंस यूनिट जो आते आते समय हो जाएगा 3 से 4 घंटे, तब तक तो दुश्मन अपना काम करके निकल जाएगा ना, समझिए। तो ये बहुत लेट हो जाता था डिसीजन लेने में, डिले हो जाता था डिसीजन लेने में। अभी सिचुएशन कुछ और है, 4 घंटे बाद जब तक बैकअप पहुंच रही है, सिचुएशन कुछ और हो जाती थी। तो फास्ट डिसीजन लेने के लिए, आर्मी का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए रुद्र ब्रिगेड को लाया गया है। अब सोच के देखिए, वो जवान जो जा रहा है, उसे पता बैकअप पता नहीं कब आएगा, लेकिन अपनी जान पे लड़ रहा है भाई, गोली चला रहा है, 2 गोलियां लग चुकी हैं, 4-5 गोलियां इंतजार कर रही हैं कब इसके सीने में घुसूं, और फिर भी वो लड़ रहा है। आप देखिए बॉर्डर मूवी में क्या, वो गोलियां लगी हुई हैं और वो लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बैकअप नहीं आया था अभी। बैकअप आता तो वो बेचारे पोस्ट छोड़ के अपना कैंप में जाते, उनकी गोलियां निकाली जाती, वो ठीक बच सकते थे। लेकिन नहीं, कैसे पोस्ट को छोड़ दे भाई? ठीक है, भारत मां की धरती का सवाल है, फौजी है हम, फौज में भी इंडियन आर्मी है, मर जाएंगे। अरे 25 गोलियां लगे जाए, अगर आखिरी सांस चल रही है तब तक मेरी उंगली मेरे ट्रिगर को दबाती रहेगी। मैं एक एक बंदा 100-100 बंदों का मारने की काबिलियत रखता है हमारे इंडियन फौज में, वो कैसे पीछे हट जाएगा? ये तो जज्बा है। लेकिन टेक्निकलिटी देखा जाए तो अगर जवान हमारे अकेले लड़ रहे हैं बिना बैकअप के, तो कितना नुकसान भी तो हो रहा है ना।
यहाँ पे उस नुकसान को हटाने के लिए और हमारे सोल्जर्स में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ये रुद्र ब्रिगेड बनाया गया, जिसमें सारे के सारे बटालियनों को जोड़ दिया गया है। अब ये सारे के सारे बटालियन जा रहे हैं। सोचिए, अब जवान को पता है कि टैंक भी मेरे साथ, अगर दुश्मन का टैंक आएगा तो यहां से टैंक उड़ा देगा, एयर डिफेंस भी हमारे साथ चल रहा है, सब हमारे साथ चल रहे हैं। तो सोचो कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हमारी आर्मी का। तो ये रुद्र ब्रिगेड पहली बार बनाया गया, इंटीग्रेटेड ब्रिगेड है, क्योंकि इसमें सारे के सारे बटालियन को एक साथ जोड़ दिया गया है। और बटालियन बहुत सारे सैनिकों को मिलाकर के बनता है, बहुत सारे बटालियन को मिलाकर के ब्रिगेड बनता है। ठीक है बच्चों, ये तो था इसका। आप ये दूसरा आप लोग देखोगे, एक भैरव फोर्स बनाई गई है भारत के द्वारा। और कितने सैनिकों की भैरव फोर्स है? 1 लाख सैनिकों की एक भैरव फोर्स बनाई गई है। भैरव भैरव फोर्स बनाई गई है, भैरव फोर्स यानी कि भैरव बटालियन। कितने सैनिकों का? तो यहाँ पे 1 लाख सैनिकों का भैरव फोर्स बनाया गया है। अब भैरव फोर्स क्या काम करेगी और ये 1 लाख सैनिक किस चीज के लिए ट्रेंड है, किस चीज का प्रशिक्षण इनको मिला है भाई साहब? तो आप देखोगे भैरव सैनिकों, आज की डेट में देखो जो युद्ध की नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, या युद्ध जो हो रहे हैं आज की डेट में, टेक्नोलॉजी से लड़े जा रहे हैं। छोटे छोटे ड्रोन आते हैं, तितली माफिक, चिड़िया माफिक, मधुमक्खी माफिक, और आपके एरिया में आकर के और देख के जाते हैं पूरा, हाँ भाई इंडियन आर्मी वहां, इंडियन आर्मी वहां, और वो खबर देते हैं और अटैक हो जाता है। पहलगाम अटैक में उन्हें कैसे खबर मिली कि हाँ यहाँ पे टूरिस्ट हैं, यहाँ पे कोई भी अभी आर्मी मौजूद नहीं है? आप सोच के देखिए, हो सकता है ना कि कोई तितली जैसी छोटी सी ड्रोन आया हो, उसने देखा हो कि हाँ पोस्ट नहीं है, जल्दी से अटैक करवा दो, वो तैयार ही बैठे हो। यानी कि अब युद्ध की जो नीतियां हैं, युद्ध के जो तरीके हैं बदल गए हैं। ये मॉडर्न वॉरफेयर हो चुका है, मॉडर्न युद्ध की नीतियां आ चुकी हैं। अब याद रखिएगा, ठीक है, मॉडर्न युद्ध की नीतियां आ चुकी हैं, याद रखिएगा। तो अभी हमारी सेना को भी मॉडर्न करने की जरूरत पड़ेगी। तो 1 लाख सैनिक को किस चीज के लिए तैयार किया गया है? ठीक है, याद रखिएगा। तो ड्रोन ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया है, ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया है। इनको ट्रेनिंग में क्या दिया गया है? ड्रोन को उड़ाते कैसे हैं, ड्रोन सर्विलेंस कैसे करेगा दुश्मन के एरिया में जाके, अगर दुश्मन देख ले तो उसको बचना कैसे है, दुश्मन की फोटो खींच के कहां कहां बैठा है दुश्मन कैसे भेजना है, पूरी की पूरी ट्रेनिंग। और कुछ ड्रोन ऐसे भी जो बॉम्ब गिराने के काम में आएंगे। अगर आप सोचिए कि अगर ये भैरव फोर्स आज होती तो ना बालाकोट एक्सरसाइज में, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक में, उरी सर्जिकल स्ट्राइक में, या फिर ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सैनिक थोड़ी जाते हैं। हमारे सैनिक यहाँ पे भारत की सीमा में बैठे बैठे ही आराम से पकड़ पकड़ पकड़, वो रहा मार 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 करके मार देते। हमारे सैनिक जाते ही नहीं, हमारे सैनिक सिर्फ और सिर्फ ड्रोन भेजते, क्योंकि तब भैरव फोर्स नहीं थी तो ड्रोन नहीं गए, भैरव फोर्स आ गई है तो अब ड्रोन जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी दी जा रही है हमारे सैनिकों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों फोर्सेस को अभी तक छुपा के रखा गया था, यानी कि ये दोनों फोर्सेस को दुनिया के सामने नहीं रखा गया था। दुनिया के सामने क्यों नहीं रखा गया था बच्चों? इसलिए नहीं रखा गया था दुनिया के सामने क्योंकि दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या टेक्नोलॉजी है। लेकिन जब तक बन ना जाए, जब तक कि हम लोग अपनी आर्मी को डिप्लॉय ना कर दें, याद रखिएगा। अच्छा एक और बात, ये भैरव फोर्स है ना, अभी कितनी 40 कितने भैरव फोर्स में याद रखना 40 ऐसी बटालियन बनाई गई है, जिसमें से 15 जो है ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुकी है और 25 जो है डिप्लॉय होगी। यानी हमारे जो क्षेत्र हैं बॉर्डर वाले एरिया, तो 15 ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुकी है अलग अलग बॉर्डर पे और 25 अभी डिप्लॉय होगी। ठीक है, अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे कि कब इनको लॉन्च किया जाएगा, कब पूरी दुनिया के सामने रखा जाएगा, यही आपका न्यूज है। भारत के आर्मी डे 2026 के दौरान, आर्मी डे कब हम मनाते हैं भाई साहब? 15 जनवरी को मनाते हैं। तो अभी 15 जनवरी 2026 की हम बात करेंगे। ठीक है, 15 जनवरी 2026 कहां पे मनाया जा रहा है? जयपुर में मनाया जा रहा है, याद रखना। ठीक है, तो भारत के आर्मी डे 2026 के दौरान भैरव बटालियन फोर्स और रुद्र ब्रिगेड को से किस दिन प्रदर्शित किया जाएगा? तो आर्मी डे प्रदर्शित किया जाएगा 2026 आर्मी डे का मनाएंगे हम लोग जिस दिन, जयपुर के अंदर में। ठीक है, कब मनाते हैं हम लोग? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 15 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे
कौन होगा इंपॉर्टेंट, मतलब किसके अंडर में मनाया जाएगा, याद रखिएगा बच्चों। तो ये हमारे आर्मी के चीफ उपेंद्र द्विवेदी जी होंगे, ठीक है। उपेंद्र उपेंद्र द्विवेदी जी होंगे, द्विवेदी जी होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। उपेंद्र द्विवेदी, आप लोगों को नाम याद रखना है, उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है, ये होंगे। अच्छा, आर्मी डे हम लोग 15 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 15 जनवरी के दिन क्या हुआ था, ध्यान रखना। 15 जनवरी के दिन, 15 जनवरी, 15 जनवरी 1949 के दिन, हमारे जो उस वक्त के 1949 में जो चीफ थे एम करियप्पा सर, ठीक है, आर्मी चीफ एम करियप्पा, एम करियप्पा, करियप्पा सर थे, एम करियप्पा सर, याद रख लेना, ठीक है। एम करियप्पा सर जो थे, इन्हें ब्रिटिशर्स ने इंडियन आर्मी की कमान संभाली थी, सौंपी थी कि ठीक है भैया, अब हम भारत छोड़ के जा रहे हैं। अब तक ये ब्रिटिश आर्मी थी, आज के बाद से ये इंडियन आर्मी है। तो 15 जनवरी का ही दिन था 1949 का। तब से हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे, आर्मी डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट किया करते हैं तब से ही, ठीक है बच्चों, याद रखना क्या, 15 जनवरी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15 जनवरी। अब ये बाकी ऑप्शंस हैं, मैंने जानबूझ के यहाँ पे सारे ऑप्शंस डाले हैं ताकि आप लोगों को पूरा डिटेल एनालिसिस मिल जाए। तो 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, आप ये भी देखिए। 12 जनवरी को बच्चों, 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो 12 जनवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व युवा दिवस। विश्व युवा दिवस यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे। क्या मनाते हैं, विश्व युवा दिवस, विश्व युवा युवा दिवस हम लोग मनाते हैं, यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे। क्या होता है इस दिन, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म, ठीक है बच्चों, विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है इस दिन। उसके बाद 23 जनवरी की बात कर लेते हैं। 23 जनवरी को क्या हुआ था, 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस मनाते हैं। क्या होता है सर ये पराक्रम दिवस, तो पराक्रम दिवस हमारे महान नेता सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है। क्या, महान नेता सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। और अब आखिरी 26 जनवरी को क्या होता है, ये आप सभी को पता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र बना था, हमारा रिपब्लिक अनाउंस हुआ था, इसलिए हम लोग उस दिन रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये 26 जनवरी, ये सारे के सारे डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे which renowned ecologist known for his work on the Western Ghats passed away in जनवरी 2026। अभी जनवरी 2026 में एक ऐसे महान एनवायरमेंटलिस्ट, पर्यावरण वैज्ञानिक की मृत्यु हुई है जिन्होंने वेस्टर्न घाट, जो पश्चिमी घाट है, उसको बचाने के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया था। वो इसीलिए जाने जाते हैं। तो उनका नाम आपको बताना है, जिनकी मृत्यु हो गई, सलीम अली सर, माधव गडगिल, एम एस स्वामीनाथन सर और वंदना शिवा। तो माधव गडगिल, एम गडगिल के नाम से आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, माधव गडगिल। क्लियर बच्चे, यहाँ पे याद रखना, माधव गडगिल। चलिए, तो अब माधव गडगिल सर कौन है, तो माधव गडगिल सर एक एनवायरमेंटलिस्ट है, ठीक है, एक एनवायरमेंटलिस्ट है, ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट है, ठीक है, एक पर्यावरण वैज्ञानिक हैं। इन्होंने पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं इन्होंने पर्यावरण से रिलेटेड, यानी कि अपना पूरा जीवन दे दिया इन्होंने पर्यावरण के लिए, पूरा पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया पर्यावरण के लिए। और खासकर आप देखना, ये जो सवाल पूछा गया ना, कहाँ पे, तो वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट को इन्होंने पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया था, यानी कि पश्चिमी घाट, यानी कि पश्चिमी पश्चिमी घाट जिसको हम लोग कहते हैं। पश्चिमी घाट जो हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, याद रखना, यूनेस्को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हेरिटेज साइट, ठीक है बच्चों। साइट की जो 36 ग्लोबल हॉटस्पॉट्स हैं, 36 ग्लोबल हॉटस्पॉट्स हैं उसमें शामिल है, हॉटस्पॉट्स हैं उसमें शामिल है, ठीक है, याद रखना। वेस्टर्न घाट, हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है, वो जगह जो बहुत ज्यादा खतरे में है,
और हमारी इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उस पे ध्यान दो भाई, हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट बन चुका है, उस पे ध्यान दो। ये वो जगह होती है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की 36 हॉटस्पॉट हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें से वेस्टर्न घाट एक है। तो आप समझ सकते हो वेस्टर्न घाट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। तो इन्होंने इसी वेस्टर्न घाट को बचाने के लिए पूरा पूरा जीवन लगा दिया। इन्होंने एक 2011 में इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की, ठीक है, एक रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट का नाम क्या था? गडगिल रिपोर्ट। उस रिपोर्ट का नाम क्या था? गडगिल बनाया गया था 2011 में। और 2011 में इन्होंने गडगिल रिपोर्ट पेश की, गडगिल रिपोर्ट पेश की। और उस गडगिल रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि जनाब जितने जल्दी हो सकता है वेस्टर्न घाट को बचा लो, वेस्टर्न घाट को बचाओ। क्यों बचाओ वेस्टर्न घाट को? क्योंकि वेस्टर्न घाट में याद रखना 64% जो प्रजातियां हैं, कितना? 64% वेस्टर्न घाट जो है वो खतरे में है। यानी कि इकोनॉमिक सेंसिटिव एरिया घोषित कर दो। तो 64% वेस्टर्न घाट को इकोनॉमिक सेंसिटिव एरिया घोषित किया गया, सेंसिटिव एरिया घोषित कर दिया गया। आप समझिए, इन्हीं की रिपोर्ट थी वो, जो गडगिल रिपोर्ट आई थी। क्लियर बच्चों? यहाँ पे याद रखिएगा। उसके बाद आप देखना, ये इनको प्राइज कौन कौन से मिले हैं एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। तो इनके प्राइज से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं बच्चों, आप लोग नोट करते चलें। यानी कि यार बहुत बड़े आप देखोगे एनवायरमेंटलिस्ट थे। तो इनके प्राइज में सबसे पहले आप क्या लिखोगे? पहले नंबर पर लिखोगे 1981 में पद्मश्री। 1981 में क्या? पद्म। ठीक है बच्चों, 1981 में पद्म श्री मिला था इनको, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। 1981 में पद्मश्री मिला है। 2006 में इनको मिला है बच्चों पद्म भूषण, पद्म भूषण, ठीक है बच्चों, पद्म भूषण, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे 2024 में इनको यूनाइटेड नेशन ने क्या बोला था? चैंपियन ऑफ द अर्थ। क्या? चैंपियन, ये अवार्ड मिला था, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला था इन्हें, याद रखना। यानी कि इनकी महत्व को यूनाइटेड नेशन ने भी समझा था। तो क्या है? यूनाइटेड नेशन अवार्ड इनको मिला था। आप चौथे नंबर पे देख लो इनको, तो रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार 1950 पुरस्कार में आरटीपी लिख देता हूं यार, जगह नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार आरटीपी लिख देता हूं, जगह में मिला था। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? 1990 में इन्हें मिला था, 1990 में इन्हें मिला था विक्रम भाई, ठीक है, विक्रम सारा भाई पुरस्कार, सारा भाई वाले व्यक्ति को हम बहुत ही कम जानते हैं। मैं मानता हूं कि हमारी जो मीडिया है वो बतानी चाहिए इनके बारे में सारी की सारी उपलब्धियां। मैं जो बता रहा हूं आप लोगों को, शायद बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको अभी पता चल रहा होगा कि हाँ इनका महत्व क्या रहा है। अच्छा, ये जो इन्होंने रिपोर्ट दी थी ना, जो ये गडगिल रिपोर्ट, इस रिपोर्ट पे सरकार थोड़ी ढीली पड़ रही थी, क्योंकि इन्होंने क्या कहता है इस गडगिल रिपोर्ट में ना, पूरे जो आपका वेस्टर्न घाट है उसको 3 जोन में बांट दिया था, ठीक है। एक ए जोन में बांटा था, बी जोन में बांटा था और सी जोन में बांटा था। इन्होंने कहा बेटा जो ए बी वाला जोन है ना वो बहुत डेंजर में है, बहुत डेंजर में है। यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, वरना हमारा पूरा इकोसिस्टम खतरे में आ जाएगा। ये लेकिन सरकार बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हुई। तो 2013 में वहां के जो लोग हैं उन्होंने एक आंदोलन छेड़ दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इद्दुकी आंदोलन। क्या बोलते हैं? इद्दुकी आंदोलन कहते हैं। इद्दुकी आंदोलन के रूप में हम लोग जानते हैं, याद रखना। क्योंकि वहां के लोगों ने बोला अरे गडगिल रिपोर्ट आ चुकी है और आप चिंता नहीं जाहिर कर रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, लोग अभी भी वहां पे खनन कर रहे हैं, लोग अभी भी वहां पे अपना एक्टिविटीज कर रहे हैं, सर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार ने फिर माना और वेस्टर्न घाट को बहुत ज्यादा सुरक्षा की जरूरत थी और सरकार ने फिर सुरक्षा दिया भी। इस सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से बच्चों आप लोग याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ठीक है, दिखाई दे रहा? हाँ दिखाई दे रहा, चलो।
तमिलनाडु से संबंधित यूनेस्को यूनिसेफ ऑफिस ऑफ इनोवेशन पहल के अंतर्गत त्रिपक्षीय समझौते में निम्नलिखित में से कौन कौन से संस्थान शामिल हैं। अभी देखिए यहाँ पे तमिलनाडु की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु थोड़ी देर पहले इसके बारे में मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया था, ठीक है। तमिलनाडु ने क्या साइन किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, ठीक है, याद रखना, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। और किसके साथ साइन किया है, यूनिसेफ, किसके साथ साइन किया है, यूनिसेफ का एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ इनोवेशन, ऑफिस ऑफ इनोवेशन, ये यूनिसेफ का वो ऑफिस है जो कि नवाचार नवाचार कार्यालय है, एक तरीके से नवाचार कार्यालय है। अब ये क्या काम करता है, पूरी दुनिया में इनोवेशंस को फैलाता है। यूनिसेफ कब बनाया गया था, यूनिसेफ कब बनाया गया था, यूनिसेफ कब बनाया गया था, तो 1946 में बनाया गया था। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है बच्चों, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है बच्चों, याद रखना ये कब 1946 में बनाया गया था। और इसी का एक ऑफिस है कहां पे, स्वीडन में, इसी का एक ऑफिस है, ये कहां पे, तो स्वीडन में है। और ये जो स्वीडन में ऑफिस है यूनिसेफ ऑफिस ऑफ इनोवेशन, किस काम में आता है, तो ये कहता है इनोवेशन को मैं सपोर्ट करूंगा, नवाचार को सपोर्ट करूंगा। अब इनोवेशन का मतलब क्या होता है, नई नई टेक्नोलॉजी को खोजना, समस्याओं को जो कि एनवायरमेंट की समस्याएं हैं उनको सुलझाने की बात करें तो नए नए सॉल्यूशंस ढूंढना, नई नई टेक्निक ढूंढना, नए नए टेक्नोलॉजी ढूंढने को हम लोग इनोवेशन कहते हैं। तो ये क्या कहता है, यूनिसेफ का ऑफिस ऑफ इनोवेशन पूरी दुनिया में शहरों को छांटता है, बोलता है कि जो शहर को लगता है कि वो बढ़िया इनोवेशन कर सकता है, जो शहर को लगता है कि उसके पास नवाचार के साधन अच्छे हैं, जो शहर के या जो राज्य के गवर्नमेंट इस काम में आना चाहती है वो अप्लाई कर सकती है। तो दुनिया भर के शहर, दुनिया भर के देशों के राज्य अप्लाई करते हैं इसके साथ काम करने के लिए, यूनिसेफ के साथ काम करने के लिए। अब तमिलनाडु जो है वो जीत गया है, यानी तमिलनाडु को चुना गया है यूनिसेफ के ऑफिस ऑफ इनोवेशन के लिए काम करने के लिए, ठीक है। अब ये काम क्या करेंगे और कितने महीनों के लिए चुना गया है, तो 6 महीनों के लिए चुना गया है, ठीक है, 6 महीनों के लिए काम करेंगे साथ में ये लोग, क्लियर है पॉइंट। अब ये क्या काम करेंगे, ये काम करेंगे रिसर्च का, ये काम करेंगे रिसर्च का, ठीक है, रिसर्च का और काम करेंगे इनोवेशन का, दोनों साथ में मिलकर के, ठीक है। तो अब देखिए किस तरीके से काम होगा, एग्जाम्पल पे समझते हैं। अब देखिए तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु अपनी समस्याएं बताएगा कि सर जैसे मेरे यहाँ पे ना जो कुपोषण के शिकार बहुत सारे बच्चे हैं, या मेरे यहाँ पे ना जेंडर गैप बहुत ज्यादा है सर, या मेरे यहाँ पे है ना सर जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, स्टार्टअप की बात करें तो महिलाएं आगे आते ही नहीं है सर। ये बेसिक लेवल की जो समस्याएं हैं तमिलनाडु शेयर करेगा किसको, यूनिसेफ के साथ, और दोनों मिलकर के रिसर्च करेंगे, छानबीन करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं इन सारी समस्याओं के, ठीक है बच्चों, याद रखना। अब तो सवाल क्या था यहाँ पे कि तमिलनाडु से संबंधित यूनिसेफ ऑफिस ऑफ इनोवेशन इसकी पहल के अंतर्गत त्रिपक्षीय समझौते में निम्नलिखित में से कौन कौन से संस्थान शामिल हैं, यानी कि 3 की बात कर रहे हैं हम, क्लियर पॉइंट यहाँ पे, तो 3 संस्थान हैं, ठीक है, जिनकी हम यहाँ पे बात करेंगे, क्लियर पॉइंट। तो एक तो तमिलनाडु मैंने आपको बता ही दिया है, तमिलनाडु मैंने आपको बता ही दिया, ये तो होगा ही होगा। उसके बाद आप देखना है वो भी होगा ही होगा, ये भी मैं आपको बता ही चुका हूं, है ना, यूनिसेफ दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो तीसरा आप लोग देखोगे ऑब्जर्वेटरी ऑफ पब्लिक सेक्टर इनोवेशन, यानी कि अब उसका ओईसीडी, ओईसीडी, ओईसीडी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका एक पार्ट है, ठीक है, ओपीएसआई, ऑप्सी, यानी कि ऑब्जर्वेटरी पब्लिक सेक्टर इनोवेशन, ठीक है। अब देखिए दूसरा आप देखोगे तमिल गवर्नमेंट, तमिल सरकार का जो स्टेट प्लानिंग कमीशन है वो इसमें आएगा, तमिल सरकार का स्टेट प्लानिंग कमीशन, ठीक है, स्टेट प्लानिंग कमीशन,
ठीक है बच्चों, स्टेट प्लानिंग कमीशन। जैसे कि सेंट्रल लेवल पे प्लानिंग कमीशन होता है, उसी तरीके से यहां पर भी होगा। अब देखते हैं तीसरा, देखते हैं। ठीक है, तीसरा कौन है यहाँ पे, याद रखना ये हो गया। और तीसरा यूनिसेफ हो जाएगा, यूनिसेफ हो जाएगा। यूनिसेफ ऑफिस ऑफ इनोवेशन, ऑफिस ऑफ इनोवेशन, ठीक है, स्वीडन वाला। अब देखते हैं कि क्या क्या काम करेंगे ये लोग। ठीक है, तीनों के तीनों काम दे देते हैं। अब जो आपका स्टेट प्लानिंग कमीशन है तमिलनाडु का, ये बेसिक लेवल पे समस्याएं सुनेगा, समस्याएं लेकर के आएगा। ये मान लीजिए ये कह रहा है कि सर हमारे यहाँ पे ना जेंडर गैप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्या करे समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, OECD, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसके पास 100 से भी ज्यादा कंट्रीज इसके साथ हैं। यानी कि ये 100 से भी ज्यादा कंट्रीज की समस्याएं जानता है, इसका काम ही यही है। तो ये क्या करेगा, ये क्या बोलेगा तमिलनाडु प्लानिंग कमीशन को, अरे जर्मनी में भी ऐसा ही हुआ करता था, जेंडर गैप बहुत ज्यादा था, जर्मनी ने ये तरीका अपनाया था। ठीक है, स्वीडन ने ये तरीका अपनाया था, नॉर्वे ने ये तरीका अपनाया था, ग्रीनलैंड ने ये तरीका अपनाया था। तो इसके पास तो इंटरनेशनल लेवल बहुत सारे देशों ने जो जो तरीके अपनाए थे वो तरीके हैं। तो बेस्ट तरीका कौन सा है वो इसको बताएगा, बेस्ट तरीका कौन सा है वो इसको बताएगा। समझिए, आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या बेस्ट तरीका कौन सा है, वो स्टेट प्लानिंग कमीशन ये तमिलनाडु को बताएगा। और ये जो भी तरीका होगा यूनिसेफ और तमिलनाडु मिलकर के अप्लाई कर देंगे। मान लीजिए कि आपका करंट अफेयर बड़ा ही समझने में मन नहीं लग रहा, हो ही नहीं रहा कि आपके दिमाग में घुस रहा हो। ठीक है, तो ये क्या बोलेगा, ये तो सारे के सारे चैनलों को जानता है कौन बेहतर करंट अफेयर दे रहा है ना। ये बोलेगा अरे जय ओझा के पास चले जाओ, जय ओझा बेहतरीन करंट अफेयर पढ़ाते हैं, पर्सनल गाइडेंस देते हैं ये। ठीक है, ये इसको बताएगा, ये आप लोग हो, समझ रहे हो, ये आप लोग हो, क्लियर पॉइंट। तो ये क्या बताएगा, हाँ हाँ चलो, ये क्या है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वो है जो कि जय ओझा और आपको मिलाओगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए बोलता हूं करंट अफेयर के लिए यहीं पे जुड़ा हो। ठीक है, आपको सब कुछ मिलेगा, बेहतरीन बेहतरीन सब कुछ, क्लियर पॉइंट। तो ये प्रॉब्लम बताएगा, ये दुनिया भर से उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशनों को छांट के लाएगा अलग अलग देश से, और ये उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को अप्लाई करवा देगा और मिलके बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढेंगे। यही आपका सवाल था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर बच्चों, चलिए आगे देखें। अब अगला सवाल क्या आता है, द साइंटिफिक डिस्कवरी ऑफ कैलेमेरिया मिजोरमेंसिस, मिजोरमेंसिस वाज पब्लिश्ड इन विच इंटरनेशनल जर्नल। अभी देखिए, एक ये सांप की प्रजाति मिली है, इसको हम लोग रीड स्नेक के नाम से जानते हैं, रीड REED स्नेक के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैलेमेरिया मिजोरमेंसिस, कैलेमेरिया मिजोरमेंसिस। ठीक है, क्या नाम है इसका, कैलेमेरिया, कैलेमेरिया, कैलेमेरिया मिजोरमेंसिस। ठीक है बच्चों, क्या नाम है इसका, मिजोरमेंसिस, मिजोरमेंसिस इसका नाम है, याद रखना। और ये कहां पे मिला है, तो मिजोरम में मिला है, मिजोरम में मिला है, याद रखिएगा। और मिजोरम में मिला ही है, और इसको ढूंढा किसने है, तो मिजोरम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, याद रखना, मिजोरम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इसको ढूंढा है। तो सर क्या पहली बार मिला है, नहीं सर ये पहली बार नहीं मिला है। ठीक है, ये कब मिला था, तो पहली बार 2008 में मिला था। तो हमारे दुनिया भर के वैज्ञानिकों को लगा कि यार देखो, कोई भी प्रजाति मिलती है तो आपको कैसे पता कि धरती पे पहली बार देखा गया है ना। हो सकता है कि देश विदेश में कहीं हो प्रजाति हो, तो उसके लिए क्या किया गया है, 2008 के बाद इसका DNA टेस्ट किया गया। ठीक है, DNA टेस्ट किया गया, इसकी आदतों को टेस्ट किया गया, ये इसके ब्लड वगैरह हर चीज को टेस्ट किया गया। ये छोटा सा जीव है, छोटा सा जीव है, इतना सा खतरनाक नहीं है। सांप कहने के लिए खतरनाक नहीं, हर एक सांप खतरनाक नहीं होता, मिट्टी में रहता है, मिट्टी खाता है, केचुए जैसा। तो इसके DNA वगैरह को टेस्ट किया गया। तो अब दोबारा जब मिला, मिजोरम यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया इसके ऊपर, तो पता चला नहीं, ये इसके पहले नॉन एग्जिस्टेंस में था, यानी कि था ही नहीं। था तो मतलब हमने इसके बारे में आज तक देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। कैसे पता चला, हमने 2008 में जो मिला था उस पर रिसर्च किया, जो ये वाला मिला तब पता चला नहीं यार ये तो कभी था ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंस था इसका, याद रखना। तो सर क्या इतनी बड़ी उपलब्धि भारत ने अकेले ही पाली, इतना सारा रिसर्च रिसर्च सब नहीं सर। यहाँ पे 3 देशों के क्या थे, वैज्ञानिक थे। एक आप देखोगे जर्मनी के वैज्ञानिक थे, ठीक है याद रखना, जर्मनी। उसके बाद आप देखोगे रशिया के वैज्ञानिक थे,
उसके बाद आप देखोगे रशिया के बाद वियतनाम के वैज्ञानिक थे सर, वियतनाम के वैज्ञानिक थे सर। ये तीनों ने मिल करके इसको ढूंढा है सर, याद रखिएगा सर, ठीक है। तो ये इस तरीके से ढूंढा गया है। अब देखिए कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है कि कोई पहली बार मिला है दूसरी बार मिला है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ बता ही चुका हूं, डीएनए टेस्ट होता है, ट्रेड्स का टेस्ट होता है, यानी कि आदतों का टेस्ट होता है, ठीक है। और आदतों में लाइफ स्पैन वगैरह में सब कुछ देखा जाता है उससे जुड़ा हुआ, ठीक है। अब एक मैगजीन है, एक मैगजीन है जो कि एक मैगजीन है इंटरनेशनल मैगजीन, याद रखना, इंटरनेशनल जर्नल है, या इसको मैगजीन भी आप कह सकते हो। ये इंटरनेशनल जर्नल ये किस चीज के लिए, जूलॉजी के लिए, जूलॉजी के लिए और टेक्सालॉजी के लिए स्टडी करती है, टेक्सानॉमी के लिए, टेक्सोनॉमी के लिए स्टडी करती है, यानी कि जीव विज्ञान वगैरह पे स्टडी करती है और उसी का रिपोर्ट पेश करती है। इसका नाम क्या है, जुटाक्सा, इसका नाम क्या है, जुटाक्सा, जुटाक्सा इसका नाम है, ठीक है। ये कहां का है, ठीक है, तो न्यूजीलैंड की है, न्यूजीलैंड की है जुटाक्सा, याद रखना, न्यूजीलैंड की है। और मैगजीन है, इसी ने पहली बार पब्लिश किया है इसको और कहा है कि हाँ भैया ये इस धरती पर पहली बार पाया गया है, ठीक है बच्चों, नाम याद रख लेना, ठीक है। रीड स्नेक स्पेसीज मिले हैं जिसका नाम क्या है, कैलेमेरिया मिजोरमेंसिस। और ये मिजोरम यूनिवर्सिटी ने तीन देशों के साइंटिस्ट के साथ मिलकर जर्मनी, रशिया, वियतनाम ढूंढा है। और किस मैगजीन में पहली बार इसको छापा गया है, जुटाक्सा, जो कि न्यूजीलैंड की एक जर्नल है, एक मैगजीन है। चलिए आगे आते हैं। The United Nation has declared 2026 as the International Year of the following। अभी देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2026 को निम्नलिखित में से किसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय वर्ष क्या होता है, इंटरनेशनल ईयर क्या होता है, कोई भी एक टॉपिक हम लोग लेते हैं, पूरे साल पूरी दुनिया को बोलते हैं कि आप लोग इस टॉपिक पे काम करो। जैसे कि मान लीजिए बोल दिया गया इंटरनेशनल डे या फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्क बोल दिया गया, तो पूरी दुनिया को कहा जाएगा कि भैया मिल्क के प्रोडक्शन पे काम करो। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉटन, तो पूरी दुनिया को बोल दिया जाएगा भैया ये पूरे साल कॉटन के रूप में आप लोगों को काम करना है। अब समझ में आया इंटरनेशनल ईयर का मतलब क्या होता है। तो इनमें से किसके लिए इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया है, तो फॉरेस्ट एंड इंडिजिनस ट्राइब, वेटलैंड एंड कोस्टल कम्युनिटीज, उसके बाद रेंजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट यानी कि रेंजलैंड और पशुपालक, डेजर्ट एंड नोमेडिक सेटलमेंट, मरुस्थल और घुमंतू बस्तियां। करेक्ट आंसर इज रेंजलैंड एंड पैस्टोरलिस्ट, ठीक है बच्चों, रेंजलैंड और पशुपालक, रेंजलैंड और पशुपालक। इंटरनेशनल ईयर, ठीक है, याद रखना, इंटरनेशनल ईयर, इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया है, ठीक है, किसके लिए, तो रेंज लैंड के लिए, रेंज लैंड्स के लिए। और जो पशुपालक होते हैं ना, पशुपालकों के लिए, पशुपालक के लिए, पशुपालक का मतलब कौन होते हैं, जो चरवाहे होते हैं ना, जो गाय भैंस वगैरह पालते हैं उनको हम लोग चरवाहे कहते हैं, उनके लिए इंटरनेशनल डे घोषित किया गया है। क्लियर बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा। और क्यों किया गया है यहाँ पे, अभी ये यूनाइटेड नेशन का जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होता है उसमें डिसाइड किया गया और उसके वैज्ञानिकों ने बोला कि यार देखो तुम बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े जंगल बचाने की बात तो कर रहे हो, लेकिन तुम ग्रासलैंड तो बचा नहीं रहे। देखिए रेंजलैंड क्या होता है पहले तो ये समझिए, जो रेंजलैंड होता है ना वो खुले मैदान होते हैं घास के, यानी कि ग्रासलैंड्स होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं ये रेंजलैंड, ठीक है। और पशुपालक आपको पता ही है। तो यहाँ पे वैज्ञानिकों का क्या कहना है, अरे ये घास के मैदान है ना बड़े बड़े, जहां पे छोटी छोटी घासें होती हैं, क्या छोटी छोटी घासें होती हैं, आप इनको महत्व क्यों नहीं दे रहे हो। तो पूछा गया कि सर छोटी छोटी घासों को महत्व दें, समझ नहीं आ रहा। तो देखिए बच्चों छोटी छोटी घासों का क्या यहाँ पे रोल होता है, ठीक है। ये देखिए ये आपको एक पेड़ दिखाई देगा, ठीक है, जो जिसको हम लोग बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये आपके घास है, घास का मैदान है, ये छोटे छोटे, ठीक है, इतने ही घास होती है ना बड़ी बड़ी भाई, इतने ही घास होती है, याद रखिएगा। तो जो पेड़ों में क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, यही ना। तो ये जो पेड़ है ना, जो बहुत सारा ऑक्सीजन छोड़ते तो है नो डाउट, जो कि हम लोग कंज्यूम करते हैं, लेकिन ये कार्बन को ब्लॉक नहीं कर पाते हैं,
कार्बन जो एटमॉस्फेयर में निकलेगा ना तो ब्लॉक नहीं कर पाते हैं। कार्बन का ब्लॉकेज भी तो जरूरी है ना, है ना। फूड के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है पेड़ों के द्वारा। इन्होंने याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं, ये लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं, उससे अपना खाना बनाते हैं, स्टोर करके रखते हैं। स्टोर, इनकी जड़ें जो है ना बहुत ही कम कम है पेड़ों की। अब ये घास फूस की जड़ें देखिए कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा। तो ये क्या ना, ये कार्बन को क्या करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, कार्बन को स्टोर करके रखते हैं। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। क्लियर पॉइंट। तो अभी देखना है यहाँ पे जो कार्बन को ऑब्जर्व करके रखा जाना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन स्टोरेज। तो ये पहला पॉइंट आप देखो, कार्बन स्टोरेज करने के काम में आते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में नहीं निकलता, क्योंकि यही स्टोर करके रखते हैं कार्बन को। ठीक है, कार्बन स्टोरेज। दूसरा आप यहां पे देखोगे कि एक कंपेंसेशन ग्रोथ कहलाता है, कंपेंसेटरी ग्रोथ आता है। ठीक है, एक आप देखोगे दूसरा पॉइंट कंपेंसेटरी ग्रोथ। अब ये कंपेंसेटरी ग्रोथ जो होता है यहां लिख लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा दूर हो जाएगा। कंपेंसेटरी ग्रोथ, कंपेंसेटरी ग्रोथ। अब ये क्या होता है भाई साहब, कंपेंसेटरी ग्रोथ का मतलब क्या है? देखिए, जब जानवर, इनको क्यों बढ़ावा दिया जाए, जानवर जो पशुपालक है, जानवर चराते हैं, तो जानवर ऊपर से घास खा जाएंगे, है ना। जब घास खा जाएंगे ऊपर से, तो नीचे रह जाएंगे ये जड़ें। तो जड़ें क्या करती है ना, सर्वाइवल के लिए ना उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो जड़ें और जमीन के अंदर 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 फैलती हैं। इसे क्या बोलते हैं, कंपेंसेटरी ग्रोथ। यानी ऊपर खाली होगी तो उसको कंपेंसेशन करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए ये जो जड़ें हैं ना वो बहुत गहराई में जाती है। वो गहराई में जाएंगी तो जाहिर सी बात है कार्बन और ज्यादा स्टोर करेंगी, क्योंकि ऊपर जो खाना वाना बनाएंगे ना जमीन के अंदर, तो जमीन उन्हें कार्बन को होल्ड करके रखती है। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रख लेना। उसके बाद आप देखोगे कि तीसरा पॉइंट, अगर तो ये नहीं रहे, ये नहीं रहे, मतलब ये पशुपालक नहीं रहे, पशु ने इनको नहीं खाया, तो ये बड़े बड़े हो जाएंगे, इतने बड़े बड़े घास हो जाएंगी। तो सनलाइट जो है ना, सूरज की रोशनी, वो नहीं पहुंच पाएगी इन घासों तक, बड़े बड़े। अब इसके नीचे घास होगा तो कहां से पकड़ पाएगी, तो सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी, तो ये धीरे धीरे एकदम सूख से जाएंगे। एकदम देखना सर्दी का मौसम में प्लांट्स कैसे एकदम सूखे सूखे से, काले काले से हो जाते हैं, ब्राउन ब्राउन से, क्यों, सनलाइट प्रॉपर मिल नहीं रही होती है। तो ऐसे में क्या होगा, ये ग्रासलैंड पूरे पूरे सूख जाएंगे, इनकी जड़ें फैलेंगी, जड़ें एकदम टाइट हो जाएंगी। तो ये एक हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत नेगेटिव नेगेटिव संकेत हो जाता है। तो सनलाइट तक पहुंचने के लिए, सनलाइट पहुंचनी भी तो चाहिए ना यार इन तक। ठीक है, तो ये क्या, सनलाइट को अगर ये प्रॉपर खाली हो जाएंगे, अगर ये बड़े बड़े नहीं होंगे क्योंकि जानवर इनको खाने लग जाएंगे, तो छोटे छोटे ही रहेंगे, तो सनलाइट प्रॉपर इन तक जाएगी। तो इस सनलाइट को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, सूरज की किरणों क्या करेंगे, याद रखना, ऑब्जर्व करेंगे, याद रखना। और उसके बाद मान लो कि ये पशु जो मैं बता रहा हूं नहीं खाएंगे इन लोगों को, ये पशुपालक नहीं चराएंगे, तो घास बड़ी बड़ी हो जाएगी, तो जंगल वंगल हो जाती है, नीचे की घास सूख जाती है। और वैसे में सोचो एक कहीं से चिंगारी, पूरा का पूरा ग्रासलैंड, पूरा पूरा जंगल तबाह, याद रखना। तो ये हम लोग इनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, ये वैज्ञानिकों का ये कहना है। तो यूनाइटेड नेशन जो क्लाइमेट के लिए कॉन्फ्रेंस करता है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है, ये याद रखना। ठीक है, ये क्या करता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है बच्चों, ये आपका पूरा नाम है। यानी कि वो और कॉन्फ्रेंस है जिसमें क्लाइमेट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसने बताया है कि भाई साहब इनको बचाना जरूरी है, इसलिए 2026 को क्या कर दो, इंटरनेशनल ईयर कर दो। और इंटरनेशनल किसके लिए कर दो, याद रखना किसके लिए, तो ये जो आपके पशुपालक हैं इनके लिए कर दो, याद रखना। और जो रेंज लैंड्स है ना, रेंज लैंड्स हैं, वो जमीन जो कि खाली पड़ी है, घास फूस उग रहे, उनको इंटरनेशनल ईयर घोषित कर दो उनके लिए। अब क्या होगा, पूरी दुनिया जो है अब लग जाएगी ग्रासलैंड्स को बचाने में, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने बोला भाई क्लाइमेट बचाना है तो इनको बचाना पड़ेगा, पूरी दुनिया लग जाएगी इनको बचाने के ऊपर। तो इसीलिए आप लोग देखोगे रेंजलैंड एंड पैस्टोरलिस्ट यानी कि पशुपालकों को इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया इनके लिए 2026 को। नेक्स्ट इज इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। ये एक कॉन्फ्रेंस होता है, याद रखना,
ठीक है। इंडिया, जिसको हम लोग इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है, IICDEM के नाम से आपको न्यूज़पेपर में दिख गया होगा, तो आप लोग समझ जाना कि यही है, ठीक है। अब नाम से समझिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन 2026 का किस स्थान पर कर रहा है, किस स्थान पर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले तो ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पे आते हैं ना, ये है क्या। तो देखिए पहले है क्या, ये एक ऐसा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये एक ऐसा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। यहां पे क्या बात की जाएगी, कौन लोग आएंगे, तो यहां पे 100 से प्लस देशों के क्या आएंगे, देशों के प्रतिनिधि आएंगे, ठीक है, प्रतिनिधि आएंगे। और नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या करेंगे आके, नाम से समझ में आ रहा है ये आके क्या करने वाले हैं भाई साहब। तो ये आके क्या करेंगे, डेमोक्रेसी पे बात करेंगे, ठीक है, किस पे, ये लोग बहुत सारे देश हैं, मतलब मैक्सिमम देशों ने लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी को अपना लिया है, उनके देश में डेमोक्रेसी है, उनके देश में। अब मैक्सिमम कंट्रीज क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे आएंगी, बात करेंगी कि भाई साहब आपके यहाँ पे लोकतंत्र का क्या हाल है, मेरे यहाँ तो यार बढ़िया चल रहा है और मैं ये तरीका अपनाता हूं, तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है यार, मेरे यहाँ तो बड़ा खराब चल रहा है यार, मैं तो अभी भी बैलेट पेपर इस्तेमाल करता हूं। अरे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करो, करप्शन कम हो जाएगा। दूसरा वाला बोल रहा है अरे नहीं नहीं करप्शन कम नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में भी लफड़े आ गए हैं, बटन किसी और को दबाओ दब किसी और को जाता है। फिर चौथा बोलेगा ए मेरा वाला मशीन अपना, मेरा वाला एकदम AI से चलता है, ठीक है, देख के बता देगा आंखों की पुतलियों से कि भैया इसी का आधार कार्ड है कि नहीं है। यानी कि सब मिल करके डेमोक्रेसी को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके बारे में डिबेट डिस्कशन करेंगे। क्लियर पॉइंट याद रखना। तो ये जो मीटिंग है ना, कहां पे हो रही है, दिल्ली में हो रही है, ठीक है, दिल्ली में कहां पे हो रही है, तो भारत मंडपम में हो रही है। कब से कब तक हो रही है, तो 21 से 23 जनवरी 2026 को हो रही है। और लीडर कौन है, चेयरमैन कौन है, तो भारत ही है, ठीक है। यानी कि अध्यक्षता किसकी है, तो भारत की है। अध्यक्ष कौन है, तो यहां पे बच्चों भारत आपका अध्यक्ष है। और भारत की तरफ से अध्यक्ष कौन है, तो ज्ञानेश, ठीक है, ज्ञानेश कुमार जी हैं, वो भारत के अध्यक्ष हैं यहाँ पे। और ज्ञानेश कुमार कौन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है ज्ञानेश कुमार जी, ठीक है बच्चों, याद रखना। तो ये एक ऐसा कॉन्फ्रेंस है जिसपे इंटरनेशनल लेवल पे 100 से ज्यादा देश आएंगे और क्या करेंगे, डिबेट डिस्कशन सलाह मशवरा, किस चीज के लिए, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी से रिलेटेड काम किया जाएगा। कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हो बच्चों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत मंडपम दिल्ली, भारत मंडपम दिल्ली, ठीक है बच्चों। और ये सारा का सारा सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आज का सेशन यहीं तक था बच्चों। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोगों ने बहुत सारे नोट्स जरूर बना लिए होंगे। और मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ये सेशन आप लोगों को यूजफुल लग रहा है तो अपने 3-4 दोस्तों को जरूर रिकमेंड करें, क्योंकि मंडे से लेकर के आऊंगा मैं लाइव सेशन मॉर्निंग 7 बजे, आंख खुलते ही नई खबरों के साथ शुरुआत करेंगे पूरे दिन का। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।